वेलकम टू कॉन्कर आईएएस फंडामेंटल राइट पार्ट 3 मौलिक अधिकार भाग 3 पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम एमपीपीएससी का ये पॉलिटिकल सेगमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फंडामेंटल राइट जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसके पहले हम फंडामेंटल राइट की क्लासेस मेरी 2 लेक्चर हो चुके हैं। आप अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो कॉन्कर आईएएस की प्लेलिस्ट में जाकर एमपीपीएससी में फंडामेंटल राइट के प्रीवियस लेक्चर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, क्लास है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार भाग 3। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो भाग 3 संविधान के आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट की बात की गई है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, फूफंड के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है, तो इसमें आज मेरा जो सेगमेंट है तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, फूफंड के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एंड 24। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फूफंड के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, संविधान के कौन से भाग में है, तो संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, तो फर्स्ट है आर्टिकल 13, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बिगिनिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 ये बोलता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बिगिनिंग एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब मानव के ध्रुव व्यापार और बलात्कार पर प्रतिषेध या निषेध। ठीक है, तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 23 क्या बोलता है, मानव के ध्रुव व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध या निषेध। ठीक है, तो ये कैसे होता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद व्यक्ति को राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी भी व्यक्ति से बेगार श्रम के अनुपात में पारिश्रमिक नहीं तथा बलात् श्रम इसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 मानव के ध्रुव व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध या निषेध करता है। तो भारतीय संविधान जो भारत का संविधान है, उसमें मौलिक अधिकार, तो आर्टिकल 23 जो व्यक्ति को राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध, मतलब व्यक्ति को राज्य मतलब राज्य का संदर्भ यहाँ पे आर्टिकल 12 से है, तो राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है या राज्य, दोनों के प्रति व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण और राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी भी व्यक्ति से बेगार का यहाँ पे संदर्भ ये है, श्रम के अनुपात पर पारिश्रमिक नहीं। मान लीजिए आपने 5 घंटे काम किया, तो 5 घंटे का जो श्रम होना चाहिए, या मान लीजिए 10 घंटे का जो श्रम होना चाहिए, तो उसके अनुपात पे वो लेबर चार्ज नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो श्रम किसी भी व्यक्ति से बेगार मतलब श्रम के अनुपात पर परिश्रम मतलब कि पैसा नहीं दे रहा है, तथा बलात् श्रम मतलब इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवा सकता है। मतलब आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं है तो आपसे कोई फोर्स नहीं करवा सकता है। ये आर्टिकल 23 ये बोलता है जो हमारा श्रम है, जो हमने कार्य किया है, उसके आधार पर हमको उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए, या कि मान लीजिए वो काम करने के लिए हम
एग्री नहीं है तो हमें कोई जबरदस्ती या फोर्स से वो काम नहीं करवा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। लेकिन आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था के स्थापना को लेकर किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, हड़ताल को लेकर जब सामाजिक व्यवस्था अवस्थित हो जाती है तो राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हड़ताल को अवैधानिक घोषित कर सकता है। तो दोस्तों, अगर जिसमें मैंने आपको बताया कि बेगार और बराश्रम नहीं करवा सकते हम, ठीक है। तो आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 बोलता है कि राज्य को एक शक्ति प्रदान है। राज्य मतलब दोस्तों आर्टिकल 12 से है, ठीक है। तो राज्य को एक शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर, जहाँ समाज सोसाइटी की स्थापना को लेकर किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ओवरऑल सोसाइटी या समाज में अगर जरूरत पड़े तो उस पर सरकार उस पर फोर्स कर सकती है। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल, हड़ताल को लेकर, जब हड़ताल मान लीजिए सब्जी की हड़ताल हो गई है कि दूध की हड़ताल हो गई, तो उससे सोसाइटी में बुरा इम्पेक्ट पड़ेगा और ये लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सरकार उस पर हड़ताल को अवैधानिक घोषित कर सकती है और उनसे बोल दिए उनसे जबरदस्ती काम करवा सकती है, ठीक है। तो हड़ताल को लेकर जब सामाजिक व्यवस्था अवस्थित हो जाती है तो राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हड़ताल को अवैधानिक घोषित करता है, ठीक है। तो आप समझे, और इन्हें कार्य करने के बाध्य या विवश करता है और राज्य की यह स्थिति बलाश्रम की स्थिति के संबंध में नहीं आएगी, ठीक है। तो जब हड़ताल होगा तो हड़ताल की उसमें अगर सामाजिक व्यवस्था बाधित होती है तो राज्य का दायित्व है कि वह हड़ताल को अवैधानिक घोषित करे और उन्हें कार्य करने के लिए विवश करे या बाध्य करे। तो इस पे बलाश्रम पे ये नहीं आता, मतलब फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं होता, समझिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल जो ये है, तो मुद्दा ट्रक यूनियन है, ठीक है। इसमें फल, सब्जी, राशन और इत्यादि जो हैं तो एक स्टेट से या कि इंट्रा स्टेट या अदर स्टेट में आने जाता है। तो अगर ये हड़ताल कर देंगे, ठीक है, ट्रक यूनियन इनने हड़ताल कर दिया तो वस्तुओं का आवागमन रुक जाएगा। जब वस्तुओं का आवागमन मान लीजिए रुक जाएगा तो क्या होगा, जो बड़े सेठ व्यापारिक हैं तो उस सामान को कालाबाजारी करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई वस्तु, मान लीजिए शक्कर, एग्जाम्पल के लिए शक्कर अभी कितना मार्केट में, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 40 रुपये है। तो जब ट्रक यूनियन मान लीजिए महाराष्ट्र से आता है कि यूपी से आता है, तो जब ट्रक यूनियन यहाँ आना बंद कर देगा, मान लीजिए सपोज करिए एमपी में, तो शक्कर की खपत उतनी ही है लेकिन शॉर्टेज हो जाएगी। तो जो सेठ लोग हैं तो वो क्या करेंगे, शक्कर को देना ही बंद कर देंगे पहले से ही, तो ब्लैक में रख लेंगे। तो 40 की जगह 80 या कि 100 रुपये भी देने लगेंगे। तो क्या होगा, आम पब्लिक को परेशानी होगी और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मतलब कि बढ़ जाएगा, तो कालाबाजारी होगी। तो जिससे जो होगा समाज में बुरा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो जब बुरा इम्पेक्ट पड़ेगा तो आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 मतलब स्टेट मतलब राज्य, तो ये बलाश्रम मतलब इच्छा के विरुद्ध कार्य करवा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति या राज्य व्यक्ति, आर्टिकल ये तो 23 में ये बोलता था, 23 का क्लॉज 1 कि व्यक्ति के विरुद्ध या कि राज्य या व्यक्ति के विरुद्ध, आर्टिकल 23। लेकिन अगर समाज या सोसाइटी में ट्रक यूनियन हड़ताल करते हैं तो उनको इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाएंगे, ठीक है। कौन करवाएगा, तो ये राज्य करवाएगा। तो ये बलाश्रम पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे
सामाजिक व्यवस्था बाधित हो रही है। ठीक है, क्या व्यवस्था बाधित हो रही है दोस्तों? सामाजिक व्यवस्था बाधित हो रही है। ठीक है, बाधित हो रही। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 23 हमने क्या पढ़ा कि मानव के द्रव्यपाल और बलाश्रम का प्रतिषेध या निषेध। तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 व्यक्ति को राज्य से और व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति या राज्य के किसी भी व्यक्ति से बेगार या बलात्श्रम नहीं करा सकता। बेगार का मतलब श्रम के अनुपात पर पारिश्रमिक नहीं, या बलात्श्रम का मतलब इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। और आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 बोलता है कि राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवा सकता है। मान लीजिए हड़ताल को लेकर जब सामाजिक व्यवस्था बाधित हो जाती है तो राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हड़ताल को अवैधानिक घोषित करता है और उन्हें कार्य करने के लिए बाध्य और विवश करता है। तो राज्य की यह स्थिति बलात्श्रम की स्थिति के संबंध में नहीं आएगी। ठीक है, मुद्दा जैसा आपने समझाया, अगर ट्रक यूनियन हड़ताल करते हैं तो वस्तुओं का आवागमन रुक जाएगा, जिससे कालाबाजारी मार्केट में बढ़ेगी, तो सामाजिक व्यवस्था बाधित होगी। तो इसलिए आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 स्टेट को ये बलात्श्रम इच्छा के विरुद्ध कार्य करा सकती है। ठीक है, और आर्टिकल 23 व्यक्ति राज्य की। ठीक है, तो हड़ताल राज्य इच्छा से उनको कार्य करवाएगा तो बलात्श्रम की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था बाधित होगी और सरकार का दायित्व है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक है, आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री इत्यादि। तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो ये बोलता है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालकों को किसी कारखाने या खान में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है। ठीक है, तो कहने का संदर्भ भी दोस्तों ये है, जिन बालकों की या बालिकाओं की 14 वर्ष से कम आयु है, किसी भी बालक को कारखाना हो, चाहे वो खान जैसे कोल माइंस हो या कि जो भी अदर माइंस है, तो खान में काम करने के नियोजित नहीं किया जाएगा और किसी अन्य परिसंकट जिसमें अन्य मतलब जिसमें संकट हो तो नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 24 समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट इसका हम थोड़ा सा केस देख लेते हैं। तो MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, ये केस है MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु में। ठीक है, ये केस में फैसला क्या आया था? तो राज्य 1996 के मामले में न्यायपालिका ने ऐतिहासिक निर्णय दिया और न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने में या संकटपूर्ण कार्यों में
नियोजित नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका का यह भी दृष्टिकोण था कि बालकों के कल्याण के लिए राज्य विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करे और उस कानून का क्रियान्वयन भी करे। न्यायपालिका बालकों के संरक्षण को लेकर एक मार्गदर्शिका सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। ठीक है, तो आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। तो इस संदर्भ में MC मेहता बनाम तमिलनाडु में राज्य में 1996 में न्यायपालिका ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और न्यायपालिका ने यह भी स्पष्ट किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने में या संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता और न्यायपालिका का यह दृष्टिकोण बालकों को कल्याण के लिए राज्य विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करें और उस कानून का क्रियान्वयन भी कर सकते हैं। तो न्यायपालिका बालकों के संरक्षण को लेकर एक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? मार्गदर्शक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, न्यायपालिका ने निर्देश दिया कि चाइल्ड वेलफेयर फंड की स्थापना की जाए, जिसमें नियोजन प्रतिपालक के लिए 20,000 रुपये प्रतिकर के रूप में जमा करें, जिसका बालक के पुनर्वास के लिए किया जाए। ठीक है, तो न्यायपालिका के निर्देश पर चाइल्ड लेवल वेलफेयर फंड की स्थापना की जाए, जिसमें नियोजन प्रतिपालक के लिए 20,000 रुपये प्रतिकर के रूप में जमा करें, जिसका प्रयोग बालक के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों जहाँ यहाँ पे मार्गदर्शिका सिद्धांत में एक चाइल्ड लेवल वेलफेयर की स्थापना की गई। ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांत के बाद न्यायपालिका ने क्या बोला कि चाइल्ड लेबर वेलफेयर फंड की स्थापना की जाए। ठीक है, इस फंड में 20,000 रुपये प्रतिकर के रूप में जमा करें, जिसके बालकों के पुनर्वास के लिए प्रयोग किया जाए। ठीक है, क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट, नियोजक का दायित्व बालकों को कार्यों से मुक्त करने के पश्चात समाप्त नहीं होगा। बालक सरकार को न्यायपालिका ने निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि बालक के परिवार के व्यक्ति को कारखानों में नौकरी दे। ठीक है, तो जो सुप्रीम के MC मेहता बनाम तमिलनाडु में उनने एक मार्गदर्शिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसमें ये बोला गया चाइल्ड लेबर वेलफेयर की स्थापना हो, जिसमें प्रति 20,000 रुपये जमा करें, जिसके बालकों के पुनर्वास किया जाए। फिर उन्होंने ये भी बोला कि नियोजकों का दायित्व होगा कि बालकों को कार्य से मुक्त कराने के पश्चात समाप्त नहीं होगा, बल्कि सरकार को न्यायपालिका ने निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि बालक के परिवार के व्यक्ति को कारखानों में नौकरी दें। ठीक है, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नियोजक का दायित्व है कि बालकों के कार्य से मुक्ति करने के पश्चात समाप्त नहीं होगा। मतलब जो नियोजक है तो वो बालकों को मुक्ति दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं को समाप्त हो गया है, बल्कि सरकार को न्यायपालिका के निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करें कि बालक के परिवार के व्यक्ति को कारखाने में नौकरी दें। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, मान लीजिए किसी का बालक फैक्ट्री में काम कर रहा था। ठीक है, तो फैक्ट्री में उसको निकालेंगे हैं। ठीक है, लेकिन निकालने के पश्चात उसके घर में जो वयस्क मतलब यहाँ 18 वर्ष से उम्र से ऊपर हो तो उनको उस व्यक्ति को कारखाने में नौकरी दें। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर यह मामला वैकल्पिक न हो तो वह समुचित सरकार को अपने अंशदान के रूप में बाल कल्याण कोष में हर बालकों के खाते में जो कार्यरत हैं 5,000 रुपये जमा करेंगे। ठीक है, तो अगर जहाँ पे बच्चों की जगह किसी और उनके अदर फैमिली मेम्बर को नौकरी देना वयस्क व्यक्ति को, अगर वो वैकल्पिक ना हो तो समुचित सरकार ने के अपने अंशदान के रूप में वही चाइल्ड वेलफेयर कोष, तो इसको बोलते हैं बाल कल्याण कोष में हर बालकों के खाते में 5,000 रुपये जमा करेंगे। ठीक है, अगर ये ना हो तो वैकल्पिक रूप में बाल कल्याण कोष चाइल्ड वेलफेयर फंड में 5,000 रुपये जमा करें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, वयस्क व्यक्ति को काम प्राप्त होने के पश्चात बालक को काम से हटा लिया जाएगा। यदि वयस्क को काम नहीं मिलता तो संरक्षक को यह देखना होगा कि वह कार्य से मुक्त करके वह बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 पॉइंट है, तो आपको जैसे समझिए कि MC मेहता बना तमिलनाडु में, न्यायपालिका ने बोला 14 वर्ष से कम आय के बालकों में किसी कारखाने में या संकटपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा, और उसने मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसमें ये बोला गया चाइल्ड लेवल वेलफेयर फंड की स्थापना होगी और इसमें 20,000 रुपये जमा होंगे। ठीक है, अगर और फिर ये बोला गया बच्चों को उससे हटाया जाए और उसके एवज में बच्चों के घर के वयस्क को उसको नौकरी दिया जाए। अगर ये सुविधा ना हो तो समुचित सरकार अपने अंशदान के रूप में बाल कल्याण कोष में हर बालक के खाते में 5,000 रुपये जमा करेगी। ठीक है, और नेक्स्ट कि वयस्क व्यक्ति को काम प्राप्त होने के पश्चात, मतलब जब उसके चाइल्ड के घर में किसी वयस्क को अगर काम मिलने के पश्चात बालक को काम से हटा लिया जाएगा। यदि वयस्क को काम नहीं मिलता तो संरक्षक का यह देखना होगा कि वह कार्य से मुक्ति करके वह बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार की बाल श्रम नीति के अनुसार उन कारखानों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर कार्य करने के लिए बालकों के लिए संकटपूर्ण होगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने क्या किया दोस्तों, बाल श्रम नीति के अनुसार उन कारखानों को चिन्हित किया गया है जहां पर कार्य करना बालकों के लिए संकटपूर्ण होगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने बाल श्रम नीति के अनुसार ऐसे कारखानों को चिन्हित किया जहां पर बालकों को कार्य करने के लिए संकटपूर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट, न्यायालय ने श्रम मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि इन सिद्धांतों का पालन को लेकर 1 माह के अंदर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। ठीक है, तो न्यायालय ने क्या किया दोस्तों, श्रम मंत्रालय, ठीक है, के सचिव को निर्देश दिए कि अगर उनके सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा है तो 1 माह के अंदर शपथ प्रस्तुत करें। ठीक है, तो न्यायालय ने श्रम मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि अगर इन सिद्धांतों का पालन को लेकर 1 माह के अंदर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बताया कि बालकों को न्यायालय ने एक निर्देश पत्र दिया था। ठीक है, और बालकों के स्थान पर उनके वयस्क व्यक्ति को नौकरी मिले अगर, और उसके बाद सरकार ने एक फंड की, चाइल्ड वेलफेयर फंड की स्थापना की, उसमें अगर 20,000 रुपये जमा कराएंगे। अगर नहीं होता है तो सरकार उसमें 5,000 चाइल्ड वेलफेयर में जमा करेगी। ठीक है,
और फिर सरकार, केंद्र सरकार बाल श्रम नीति बनाई है, उस पे मतलब कुछ कारखानों को चिन्हित करेगी कि जो कि संकटपूर्ण कार्य के लिए हैं। न्यायालय ने श्रम मंत्रालय को सचिव को निर्देश दिया कि अगर इन सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा है तो 1 माह के अंदर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वह कार्य जो संकटपूर्ण नहीं है के संबंध में न्यायपालिका ने यह निर्देश दिया कि सरकार यह देखें बालकों को कार्य की अवधि 4 या 6 घंटे की अवधि से अधिक ना हो और प्रतिवेदन में वह 2 घंटे शिक्षा में लगाएं और शिक्षा में होने वाले खर्च का दायित्व नियोजक का होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यायपालिका ने ये भी बोला कि वह कार्य जो संकटपूर्ण नहीं है के संबंध में न्यायपालिका ने निर्देश दिया कि सरकार यह देखे कि बालकों के कार्य की अवधि 4 से 6 घंटे की अवधि से अधिक ना हो और वह प्रतिदिन 2 घंटा शिक्षा में लगाए और शिक्षा में होने वाले खर्च का दायित्व नियोजक का होगा, मतलब कंपनी का होगा। ठीक है, अगर संकटपूर्ण कार्य नहीं है दोस्तों तो बालक 4 या 6 घंटे पढ़ सकते हैं, इसके साथ ही 2 आवर पढ़ाई के लिए लगाएं। ठीक है, और जो पढ़ाई का खर्चा होगा तो ये नियोजक का होगा। नियोजक का सेंस यहाँ पे दोस्तों क्या है, कंपनी का होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बालकों को कल्याण को लेकर न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया और जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वह बाल कल्याण की दृष्टि से स्वागत योग्य है, जिससे बाल श्रम पर प्रतिषेध भी लगाया जाएगा। ठीक है, तो बालकों के कल्याण को लेकर न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया और जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वह बाल कल्याण की दृष्टि से स्वागत योग्य है और बालाश्रम पर प्रतिषेध लगेगा। ठीक है, और बालकों को कल्याण को लेकर अवसर प्राप्त होंगे और बालकों के कल्याण को लेकर तथा बालकों को बाल श्रम और बाल शिक्षा जैसे कार्यों को संपादित करने वाली कैलाश सत्यार्थी को गैर सरकारी संगठनों को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलाश सत्यार्थी जी 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि ये एमपी के विदिशा जिले से हैं। ठीक है, ये एनजीओ में काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बाल श्रम एंड बाल शिक्षा पे इनने काम किया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने 2 आर्टिकल पढ़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 23 से और 24 के बीच में है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे बाल आर्टिकल 23 तो मानव के दुराव्यापार या बालाश्रम पर प्रतिषेध या निषेध लगाता है। ठीक है, और आर्टिकल 23 व्यक्ति या व्यक्ति राज्य के विरुद्ध। ठीक है, आर्टिकल 23 कि अगर राज्य की सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध कार्य करवा सकती है सरकार। ठीक है, आर्टिकल 24 कारखानों आदमी बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालकों के किसी कारखाने या खान में कार्य करना नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य प्रसंकट में नियोजन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो MC मेहता बना तमिलनाडु में न्यायपालिका ने एक मार्गदर्शिका सिद्धांत प्रतिपादन किया और न्यायपालिका ने चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना की, जिसमें प्रतिपालक के लिए 20,000 रुपये और बाल कल्याण कोष में सरकार अंशदान देगी 5,000 रुपये। ठीक है, और इसमें बाल श्रम नीति केंद्र सरकार बनाएगी और न्यायपालिका ने श्रम मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया इन सिद्धांतों का अगर पालन नहीं होता है तो 1 माह के अंदर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। ठीक है, और बालकों के लिए जो संकटपूर्ण कार्य नहीं है तो 4 से 6 घंटे से ज़्यादा ना हो और उसमें 2 घंटे पढ़ाई के लिए दिया गया, तो जो 2 घंटे पढ़ाई की शिक्षा में खर्च होगा तो ये खर्च का दायित्व नियोजक का होगा। ठीक है,
इस प्रकार कैलाश सत्यार्थी जी ये विदिशा से हैं। 2014 में इनको शांति नोबेल का पुरस्कार मिला है। ये एनजीओ चलाते हैं जिसमें बाल श्रम और बाल शिक्षा में काम करते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। और हम दोस्तों एमपीपीएससी जो 11 अप्रैल 2021 का 2020 होने वाला है, तो इस पर हमारी टीम पूरा फोकस कर रही है और हम मार्च के एंड तक एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस हमारी टीम कंप्लीट करवा देगी। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।